संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? कौन से अनुच्छेद हैं जिनका संबंध है साथी आपका नागरिकता से? बताएंगे। नागरिकता से कौन से? नागरिकता का पहली बात तो पार्ट कौन सा है? भाग 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 में ये आता है और आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 6, एक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 7, ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 9, एक इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11, ठीक है। तो बताओ क्या है? आर्टिकल 6 में क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत लोग गए थे, पाकिस्तान से भारत गए थे, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत गए, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान नहीं, सॉरी, पाकिस्तान से जो भारत आए और जो साथी आपका इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, जो पाकिस्तान को गए उनके बारे में, नागरिकता के बारे में आर्टिकल इसमें क्या कहता है? सिर्फ एकल नागरिकता। यानी कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या भारत की नागरिकता बनी रहेगी? आप कहेंगे नहीं। और नागरिकता के बारे में अधिकार किसके हैं? संसद को अधिकार है। क्या बोलोगे? संसद को अधिकार है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि साथी मुझे बताएं आप, जो हमारा साथी नागरिकता अधिनियम आया था पहली बार किस वर्ष में आया था? पूरी कक्षा का जवाब आना चाहिए जो साथी पढ़ चुके होंगे। तो नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में आया था, जिसमें 6 बार संशोधन हुआ है? नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में आया? निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की? सहायक संधि 1955 में आया भैया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। बहुत ठीक आंसर, गजब आंसर। तो सहायक संधि किसने एक्सेप्ट नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने। इसने तो भैया सबसे पहले की, सबसे पहले सहायक संधि, सबसे पहले इसी ने की थी 1798 में, 1798 में, ठीक है। इंदौर के होलकरों ने एक्सेप्ट नहीं की थी। हाँ, इन्होंने अंग्रेजों से बाद में 1802 में बसीन की संधि जरूर की थी। जोधपुर ने भी की थी। मैसूर से इंपोर्टेंट वर्ष है कि तंजौर ने कब हासिल की थी? तंजौर ने कब इसको एक्सेप्ट कर लिया था? तो तंजौर का अगला ही वर्ष आता है 1799। मुझे बताओ सहायक संधि का जो साथी आपका, सहायक संधि किसका विचार था? सहायक संधि का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? सहायक संधि का जो सिद्धांत है वो दिया था आपका डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने, जो कौन था? आपका फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन इसे तो ब्रिटिश कंपनी ने काम ही नहीं करने दिया था। और इसका फायदा किसने उठा लिया था? आपका जो फायदा उठा लिया था वो फायदा उठाया था किसने? आपका ये जो सहायक संधि इस्तेमाल की, वेलेजली ने। और वेलेजली ने इसका खूब इस्तेमाल किया। ये रहा था 1798 से 1805 भारत में, और भारत को कमजोर किया इसने सहायक संधि के थ्रू। इसमें क्या होता था? उस राज्य क्षेत्र में एक रेजिडेंट रख देता था और वहां पर सेना रख देता था, और उस राज्य से उस सेना का खर्च लेता था, या वेतन ना दे पाओ तो उनका आपका क्या लेता था? उनकी जमीन ले लेता था, और धीरे धीरे सेना बढ़ा करके राजा को कर्ज में डुबाता था और फिर उसको कैप्चर कर लेता था। तो यही थी सहायक संधि। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भैया सहायक संधि के लिए, हाँ, आपसे शहर पूछ सकता है। जैसे मैं पूछूं अवध को कब मिलाया गया था? इसमें अवध को, तो अवध को 1801 में सहायक संधि के तहत उसको मिला लिया गया अवध को। अगर पूछ लूं इसमें जो भोसले थे बरार के, उन्होंने कब इसको एक्सेप्ट किया था? तो 1803 में एक्सेप्ट किया था। जो सिंधिया थे ग्वालियर के, उन्होंने कब एक्सेप्ट किया था इसको? सिंधिया जो ग्वालियर में थे 1804 में, 1804 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? डलहौजी से पहले ही, यानी कि डलहौजी से पहले ही लागू कर दी गई थी। मांडवी पर, कोलाबा, जालोर पर, सूरत पर, या उपरोक्त सभी पर? तो याद रख लेना इन सब पर डलहौजी से पहले ही लागू कर दी गई थी। क्योंकि देखो डलहौजी का कार्यकाल आपको याद रखना होगा, हमेशा बहुत काम आएगा। डलहौजी का कार्यकाल है आपका 1848 से 56। इसके बीच में जितनी भी घटनाएं हुई वो इसके समय पर हुई, या इससे ये इससे पहले की घटनाएं हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मुझे बताओ 1848 से 56 के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? तो इन महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला तो आता है 1853 में क्या चला था आपका? इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई। कहाँ से कहाँ तक रेल चली थी भैया? इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो मुंबई से थाने कितने किलोमीटर आपका अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए? तो ये डेट थी आपका 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। इंडिया में जो साथी पोस्टल सर्विसेज शुरू हुई थी, जो डाक सेवा की शुरुआत हुई पोस्टल सर्विसेज की, ठीक है। एक यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, एक साथी इसमें आपका वो चला था डाक तार सेवा। एक यहाँ पे आपसे पूछे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अर्थात लोक निर्माण विभाग की स्थापना की शुरुआत भी इसी के समय हुई। और इसने जो राज्यों को हड़पा उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे हड़प नीति के अन्य नाम है भैया, इसको ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा जाता है इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसी को हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति। कोई भी राजा जो होता था उसको अगर अपना बच्चा नहीं है तो गोद नहीं ले सकता था, गोद निषेध नीति भी इसको कहा गया आपका। और क्या बोलेंगे इसको? व्यपगत का सिद्धांत। कभी भी परीक्षा में इन चारों नामों से कोई भी आए तो आप समझ जाना, क्या बोलेंगे? व्यपगत का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, यानी कि राज्य हड़प नीति के सिद्धांत थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आएंगे जी। नेक्स्ट, हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, जिसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था? तो क्या बोलेंगे, क्या अवध को हड़पा गया था? तो आप कहेंगे भैया नहीं, अवध तो सहायक संधि से 1801 में, 1801 में आपका वेलेजली ने इसको हड़प लिया था, तो हड़प नीति की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो झांसी जो हड़पा वो 1853 से 54 के दौरान में हड़पा इन्होंने, 54 में उस एग्जीक्यूशन को पूरा कर दिया। और सतारा की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र के सतारा को सबसे पहले किस वर्ष में? तो 1848 में इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। नागपुर की बात करें 1854 में, ठीक है। और जैतपुर और संभलपुर बताओ, जैतपुर और संभलपुर को इन्होंने इस राज्य जो साथी निषेध नीति थी इसके तहत या हड़प नीति के तहत, तो 1849 में। सिक्किम को कब मिलाया था? एक क्वेश्चन पूछा था, सिक्किम को किसने मिलाया था? तो डलहौजी ने, ठीक है। सिक्किम को आपका 1850 में, जब वहां पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार हो गया था। फिर आपका भारत के पड़ोसी जो भारत का हिस्सा ही हुआ करता था उस समय, तो बर्मा 1852 में। उदयपुर भी इसी वर्ष में, उदयपुर भी आपका 1852 में। और इसी वर्ष में एक डायनेस्टी होती थी पीगू साम्राज्य। क्या बोलोगे? पीगू साम्राज्य को इसने कब उसका क्या बोलेंगे, पीगू साम्राज्य को इसने कब आपका मर्ज कर लिया था? तो वो भी 1852 में किया था। लेकिन एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे,
तो जो अवध था, अवध क्या था, 1801 में शिकार हुआ था किसका, 1801 में सहायक संधि जो वेलेस्ली की थी उसका शिकार हुआ था। लेकिन क्या बाद में इसको साथी हड़प नीति के तहत हड़पा गया? नहीं, इसको बाद में कुशासन का आरोप लगा के 1856 में यहाँ का बैड एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया गया, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको कह दिया गया। और 1856 में क्या बोला, अवध पर क्या आरोप लगा दिए, अवध पर कुशासन के आरोप लगाए, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया। और किसने इसके लिए रिपोर्ट दी थी, तो इसके लिए रिपोर्ट दी थी आपका आउट्रम ने। किसने? आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी, आउट्रम ने इसके लिए रिपोर्ट दी थी। और किससे? यहाँ पर अवध में होता था उस समय वाजिद अली शाह। पूछा जाता है कि जब उसको वाजिद अली शाह कौन था आपका, तो याद रखना ये अवध का साथी नवाब था। और जब इसको हड़पा गया तो कुशासन का आरोप लगा के, यानी कि इनके बच्चा बच्चा सब था तो कोई और बहाना नहीं मिला, तो कुशासन का ही आरोप लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। जोनाथन डंकन जिन्होंने साथी आपका 1791 में 1791 में आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। क्या? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? संस्कृत कॉलेज बनारस की इन्होंने स्थापना की। और बनारस में ही इन्होंने आपका जो कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति थी उसको आगे बढ़ाया था। स्थायी बंदोबस्त की नीति, कार्नवालिस का क्या हो गया, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 हो गया, 1793। आपका हॉल्ट मैकेंजी को किसके लिए जाना जाता है, वो साथी आपका महालवाड़ी के लिए, महालवाड़ी के लिए। और थॉमस मुंडो को जाना जाता है रैयतवाड़ी के लिए, रैयतवाड़ी के लिए। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका, 4 से शुरू हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सुनिए मेरे ध्यान से। देखो, भारत में साथी जो आपका किसानों के ऊपर टैक्स लगता था तो उसके लिए यही प्रथाएं जिम्मेदार हैं। तो महालवाड़ी जो लगता था, महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना क्षेत्र आता था, तो 30% एरिया आता था। इसमें महाल आपसे पूछे, महाल क्या था इसमें, तो महाल जो है इसमें ग्राम को कहते थे, ग्राम को, ठीक है। और आपसे पूछे महालवाड़ी शुरू कहाँ किया गया था, तो ये भारत में उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम बोले तो सबसे पहले जैसे पंजाब यूपी वाला क्षेत्र, कौन सा, पंजाब और यूपी वाले क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा को शुरू किया था किसने, हाल्ट मैकेंजी ने। पूछे हाल्ट मैकेंजी ने इसको कब शुरू किया था, तो 1822 में किया था, 1822 में। अब बात करते हैं कार्नवालिस की। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो कितनी भूमि पर लगा हुआ था, तो स्थायी बंदोबस्त लगा हुआ था भारत में 19% भूमि पर। कितना? 19% भूमि पर लगा हुआ था। और ये सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था, बंगाल में, बंगाल में। और फिर कहां गया था, बंगाल के बाद में बंबई में शुरू हुआ था, बंबई में ये शुरू हुआ था। और इसमें स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया था आपका, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त में इन्होंने किया था किसको, आपका किसको, जमींदार को, जो जमींदार था उस जमींदार को भूमि का मालिक माना था। किसको? जो आपका साथी जो लैंडलॉर्ड होता था उसको ऑनर माना गया था, जमींदार को मालिक माना गया था। लेकिन जब आपका हमारे देश में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई तो यहाँ पर जमींदार यानी बिचौलिए को खत्म करके किसको, किसान को मालिक माना गया, किसान को मालिक, किसान को मालिक माना गया। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो आपका किसने शुरू की थी, इसको शुरू किया था आपका कर्नल रीड ने, कर्नल रीड ने पहले तो वो कहां पर किया था आपका। और इसके बाद में वास्तविक रूप से इसको थॉमस मुनरो ने शुरू किया। और मुनरो ने किस वर्ष में इसको शुरू किया था, मुनरो ने इसको शुरू किया था 1820 में, मद्रास में। कहां पर लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, मद्रास में लागू हुई, मद्रास में। और कितनी भूमि पर होती थी ये, तो 30 पर ये, 19 पर ये, 49। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में 51% क्षेत्र पर थी। कितने क्षेत्र पर थी, 51% एरिया पर होती थी हमारे देश में रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नई, तो सबसे नई है शिवालिक। और सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली। सबसे पुरानी कौन सी है साथी, अरावली रेंज जो है वो सबसे पुरानी है। हिमालय में कितनी साथी आपका सीरीज है बताएं, हिमालय में कितनी साथी आपका रेंज है, तो हिमालय में जो आपका श्रेणी या फिर रेंज हम कहें तो वो 3 है। कितनी है, वो 3 है। एक कौन सी है, एक तो है ग्रेट हिमालय, एक का नाम आप बताओ, महान हिमालय जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट हिमालय। और फिर आता है आपका कौन सा, लघु हिमालय, क्या बोलोगे, लघु हिमालय। और फिर आ जाता है आपका शिवालिक, क्या बोलोगे, शिवालिक आ जाता है। ये 3 प्रमुख श्रेणी है। और फिर आपका ट्रांस हिमालय वगैरह। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में, कैसे, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में आपको इनको स्थापित करने की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हमको तो ऊपर से याद रखनी चाहिए हमेशा, उत्तर से। तो उत्तर से क्या आता है आपका, उत्तर से क्या आता है, बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, कल ज्यादा। हम तो ये याद रखते हैं कल ज्यादा, तो हमको इसका क्या बोलना है, कल ज्यादा। ये नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। अब हमको साउथ से लिखना है, तो साउथ से पहले कौन सी आ जाएगी, धौलाधार, फिर जास्कर आ जाएगी, फिर लद्दाख आ जाएगी और फिर कराकोरम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका धौलाधार 2 नंबर पर है, याद रखना, कल ज्यादा, कल ज्यादा पढ़ना होगा। कल ज्यादा पढ़ना, पढ़ना से आ जाता पहाड़, और कल ज्यादा यानी सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर आपका कौन सा है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, और फिर है आपका धौलाधार। तो क्या बन जाएगा, 2 1 3 4 बन जाएगा भैया, 2 1 3 4 बन जाएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, कुमाऊं हिमालय बताइए। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है, तो सिंधु और सतलज। तो बोलते क्यों माँ, क्यों माँ, यू जो काली है ये लाज क्यों नहीं रखती है हमारी, किसी को भी कह रहा हो, ऐसा नहीं कि रंग रूप की बात करें, ऐसी जस्ट याद करने के लिए। तो क्यों माँ क्या बोलेंगे, काली और लाज, ऐसे याद रख लो। काली माँ, क्यों माँ, काली माँ, काली माँ से याद रख लो यार, क्यों माँ काली माँ हमारी लाज क्यों नहीं रखती, तो लाज से आपको याद हो जाएगा सतलज होगा, सतलज। काली माँ से याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलेंगे, जी भैया हम इसको याद कर लेंगे। जैसे एक और याद दिया कराते हैं आपको, एक होता है आपका नेपाल हिमालय, किस किसके बीच में, तो नेपाल हिमालय किस किसके बीच में, तो नेपाल से याद रखना नेपाली, और नेपाली से फिर से भैया नेपाली को काली मत कहना, नहीं तो ये तुमको पिस्ता नहीं खिलाएगी। तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच में, कौन सी नदियों के बीच में नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं, ये हिमालय का विभाजन है, ठीक है, हिमालय का विभाजन है। जैसे अगर हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व में बांट दें, यानी कि आपका पश्चिम से पूर्व में, तो 4 हिस्से बनते हैं उसके, कितने हिस्से बनते हैं, वेस्ट टू ईस्ट बांटने पर बोलो 4 हिस्से बनते हैं। तो नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में है, असम हिमालय पूछ ले आपसे। आज शाम को क्या बोलेंगे, आज शाम को तो पिस्ता खिलाएगा पुत्र, क्या बोलोगे, तीस्ता। और पुत्र से बोले तो ब्रह्मपुत्र, कौन, ब्रह्मपुत्र होगा। और पंजाब हिमालय किस किसके बीच में है बताओ, पंजाब हिमालय
क्या बोलेंगे, ये दो नदियों के बीच में है साथी आपका सिंधु और सतलज। क्या बोलेंगे, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में। निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब फैला हुआ है, बिष्ट दोआब। देखो ध्यान से पढ़ना, इस तरह कभी दोआब को पूछे तो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की, दोआब क्या होता है प्यारे दोस्त, दो नदियों के बीच की भूमि। तो जो दोआब है, तो ये दो नाम ही देखो ध्यान से, बी आई से क्या बन सकता है और एस टी से क्या बन सकता है। तो बी आई से क्या बन सकता है और एस टी से, तो क्या बन जाएगा, बी से ब्यास और एस टी से सतलुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी आई से ब्यास और एस टी से सतलुज बन जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक होता है आपका चाज, तो चाज किससे बनेगा, तो लास्ट वाली नदी देखा करो, चाज, चाज, चाज। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है उसका नाम है चाज दोआब। कौन सा, चाज दोआब। जैसे यहाँ लास्ट से नदी देखिए राचना, इससे बनता है रचना। रचना दोआब किसके बीच में, रचना दोआब तो वो है चिनाब और रावी के बीच में। जैसे यहाँ बीच पीछे से देखिए क्या बोलेंगे, व्यास और रावी, व्यास और रावी, तो यहाँ बनता है बारी दोआब। कौन सा, बारी दोआब। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोआब के नाम किसने रखे थे, इन दोआब के नाम किसने रखे थे। जैसे झेलम और सिंधु, झेलम और सिंधु के बीच में भी बनता है, वो तो इनके नाम से नहीं है, वो सिंधु के नाम से है, सिंध सागर दोआब बोलते हैं उसको। एक अकबर का मंत्री था जिसने ये नाम रखे थे, बताओ कौन था अकबर का मंत्री, अकबर का मंत्री। अब एक हम पूछेंगे सबसे बड़ा दोआब कौन सी नदियों के बीच में है, तो दो नदियों के बीच को दोआब बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो दोआब है, सबसे सबसे बड़ा जो साथी आपका दोआब है वो है आपका गंगा जमुना का। कितना कितना दोआब है वो, 60,500। गंगा यमुना का जो दोआब है वो 60,500, क्या बोलोगे, 60,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या बोलेंगे, कौन था अकबर का मंत्री, टोडरमल। ये हुई ना बात, तो अकबर के टोडरमल को आपको पता होना चाहिए। टोडरमल कौन था अकबर का, फाइनेंस मिनिस्टर था। कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर था, उसी ने ये व्यवस्था दी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। कौन सा, इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब 50%, जिसमें क्या होगा 50% गवर्नमेंट का शेयर हो। अच्छा मुझे बताओ इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई है, 1865 में हुई, 1865 में हुई थी, 1865 में, ठीक है। अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 1894 में स्थापना की थी। कौन दो व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे साथी इनके साथ में, लाला लाजपत राय जी के साथ में वो दूसरे व्यक्ति थे दयाल सिंह मजीठिया। ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत, दयाल सिंह मजीठिया, मजीठिया। इस बैंक के संस्थापक थे ये आपका पंजाब नेशनल बैंक के। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा एक महाराज थे, बड़ौदा के ही महाराज थे, बताओ क्या नाम है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की आपका 1980 में, महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़। कौन थे, सयाजी राव, सयाजी राव, सयाजी राव गायकवाड़ थे, जिन्होंने साथी क्या किया था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की, ठीक है, सयाजी गायकवाड़ ने।